हेलो एवरीवन। स्टैटिक जीके में इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं। आज मैं आपको एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में बताने वाला हूं और ये लेक्चर आपके आरआरबी और एसएससी दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले मैंने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पढ़ा दिया है और पॉपुलेशन इन सेंसस को भी अच्छे से कवर करा दिया है। दोनों के नोट्स भी मैंने आपको अवेलेबल करा दिए हैं। इस लेक्चर के बाद मैं रिसोर्सेज इन इंडिया को कवर करूंगा और फिर फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखेंगे किस तरीके के सवाल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, एग्रीकल्चर इन इंडिया आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने सेंटेंस वाले सवाल पूछे जाते हैं वो आपको इससे आसानी से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड, इंडिया का आपको एग्रीकल्चरल जर्नी जो है, जो टाइमलाइन है, वो भी आपको एग्रीकल्चर इन इंडिया टॉपिक में ही कवर हो जाएगा। तो ओवरऑल पूरे लेक्चर से आप 4 मार्क्स आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने 2 तरीके की तस्वीर लगाई है। तस्वीर नंबर 1 में एक फार्मर है जो कि अपने बैल की सहायता से खेती कर रहा है। तस्वीर नंबर 2 में एक फार्मर है जो कि मशीन की सहायता से खेती कर रहा है। हमारे भारत में किस तरीके की खेती होती है? हमारे भारत में दोनों तरीके की खेती होती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं जो हमारी तस्वीर बदले और हम लोग तस्वीर नंबर 1 से निकल के तस्वीर नंबर 2 पे शिफ्ट हो जाएं, यानी कि फार्म मैकेनाइजेशन पे शिफ्ट हो जाएं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? तो देखो, हम लोग हैं एग्रीकल्चरल कंट्री और मेजॉरिटी ऑफ द लेबर्स जो हैं वो हमारे एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। और हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग साइज काफी कम है। कितना है? तो लेस देन 2 हेक्टेयर। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके कारण क्या है, जो मान लो हमारे बाप दादा हैं उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है और वो धीरे धीरे इनहेरिट होकर ट्रांसफर होता आता है हमारे पास और वो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा हो जाता है। अब जिस पे हम लोग करते हैं एक तरीके की फार्मिंग जिससे हमें चाहिए हाई यील्ड, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए फार्मिंग करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। पूछता है ये सवाल। ठीक है, क्यों? क्योंकि लैंड होल्डिंग साइज ही हमारा छोटा है, तो फिर हम लोग उस पे जीवन यापन के लिए ही खेती करेंगे। अब जब लैंड होल्डिंग साइज ही अगर आपका छोटा है तो आप चाहोगे इसी छोटे से लैंड से ज्यादा यील्ड निकले, है ना? तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो आप इसमें इनपुट बढ़ाओगे। इनपुट कैसे बढ़ाओगे? तो आप फर्टिलाइजर ज्यादा डालोगे, पानी ज्यादा डालोगे, इरिगेशन वगैरह ज्यादा डालोगे, ताकि आपका आउटपुट जो हो वो भी ज्यादा हो, ताकि आपका घर चल सके। ठीक है, और इस तरीके की फार्मिंग को हम लोग कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? तो जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पे ऐसी फार्मिंग देखने को मिलती है। बात करते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग की। इसमें क्या होता है, तो बहुत ही बड़ा लैंड होता है। ठीक है, और जब बड़ा लैंड होता है तो आप इसमें प्लानिंग के हिसाब से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, और मशीन का जब आप इस्तेमाल करते हो तो लेबर कॉस्ट घट जाता है ना? और इसके अलावा आपके इनपुट्स जो होते हैं, बाकी के इनपुट्स वो भी लो हो जाते हैं। ठीक है, ये प्योर बिजनेस के लिए आप कर रहे हो, है ना? तो इसके कारण आपका पेट तो भर ही रहा है, इसके अलावा आप एक्सपोर्ट भी कर पाते हो और इस तरीके से आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करते हो। ठीक है, तो 2 तरीके की फार्मिंग आपने देख ली। एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है एक्सटेंसिव फार्मिंग, जो कि लार्ज एरिया में किया जाता है। अब आप एसएससी के इस सवाल को समझो। Which of the following reasons can be attributed to the excessive pressure on the agricultural land in India? पूछा यह जा रहा है, जो एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया के एग्रीकल्चरल लैंड पे एक्सेसिव प्रेशर का कारण क्या है? राइट ऑफ इनहेरिटेंस, अभी हम लोगों ने देखा, जो जिस तरीके से बाप दादा से हमारे पास लैंड ट्रांसफर होता चला आता है तो उस तरीके से लैंड की होल्डिंग साइज भी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो इसके कारण छोटे से लैंड होल्डिंग में हमें ज्यादा आउटपुट चाहिए और इस तरीके से हम लोग एक्सेसिव प्रेशर एग्रीकल्चर लैंड पर डालते हैं। दूसरा ऑप्शन है साइज ऑफ अनप्रॉफिटेबल लैंड होल्डिंग। अब ये जो धीरे धीरे और भी छोटा चला जाएगा, होता चला जाएगा, तो फिर ये धीरे धीरे अनप्रॉफिटेबल भी हो जाता है। उसके बाद डिवीजन ऑफ लैंड में भी कन्वर्ट होता है। मल्टीपल क्रॉपिंग वुड नॉट बी द राइट ऑप्शन, तो ए बी सी विल बी द राइट ऑप्शन, है ना? अगला सवाल है, कल्टिवेटिंग लार्ज फार्म्स विद मॉडरेटली लो इनपुट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज रेफर्ड टू एज एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। जैसा कि हम लोगों ने देखा, बड़ा, देखो एक्सटेंसिव का मतलब ही होता है लार्ज, है ना? तो यहाँ पे आपने कीवर्ड से समझ लिया। और लार्ज फार्म्स में आप लो इनपुट डालते हो, है ना? और इसमें लेबर का भी इनपुट लो ही होता है। अगला सवाल है, व्हाट इज मेंट बाय सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी कि जीवन यापन के लिए कोई किसान जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है तो उसे हम लोग सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट प्रोड्यूस प्राइमरीली फॉर देमसेल्फ,
जो उगाएंगे वही खाएंगे। अब हम लोगों ने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देख लिया, जिसमें हाई पॉपुलेशन प्रेशर एरियाज में इसको किया जाता है, जिसमें हाई बायोकेमिकल इनपुट्स का भी इस्तेमाल होता है, इरिगेशन भी हाई होता है, क्योंकि हमें यील्ड ज़्यादा चाहिए होता है ना। और ये वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, पंजाब, इन सभी एरियाज में देखने को मिलता है। पंजाब में आपको दोनों तरीके के एग्रीकल्चर देखने को मिल जाएंगे, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें लो इनपुट्स ऑफ लेबर होते हैं, ठीक है, और लार्ज एरियाज ऑफ लैंड पे ये किया जाता है, ठीक है। और इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मिनिमल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यूजेस लो लेवल ऑफ लेबर, कैपिटल, मशीनरी टू कल्टीवेट लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, ठीक है। और जो फार्म के जो साइजेस होते हैं वो भी काफी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और जो भी क्रॉप्स लोकल एनवायरनमेंट को सूट करता है उसको किसान प्रेफर करते हैं इसमें खेती करने के लिए, ठीक है। अब इससे आपको इधर स्विच करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब एक छोटे से लैंड से उतना तो आउटपुट आ नहीं पाएगा, तो फिर क्यों ना सभी लैंड को एक साथ कंसोलिडेट करके उसको लीज पे ले लिया जाए और उस पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया जाए, ठीक है। वैसे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो देखो ऑस्ट्रेलिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे पेस्टोरल फार्मिंग जो होती है, यहाँ पे आपका एक ग्रासलैंड है जिसको हम लोग कहते हैं डाउन्स। जब हम लोग ग्रासलैंड को पढ़ेंगे तो फिर समझेंगे। तो डाउन्स वगैरह एरिया में आपको एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर देखने को मिल जाएगा, व्हीट फार्मिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए, वहाँ पे भी व्हीट फार्मिंग होती है। इस एरिया को हम लोग प्रेरीज कहते हैं, है ना। ये एक तरीके का ग्रासलैंड है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आता है तो वो हमें समझना होगा। देखो जब हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल क्राइसिस हुआ था तो फिर हमने अमेरिका से सहायता मांगी थी, तो फिर PL 480 के तहत हमें गेहूं भेजा जाता था, तो इसी प्रेरीज एरिया से भेजा जाता था, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए से भेजा जाता था, ठीक है। और ऐसा कहा जाता था जो ये सुअर को खिलाने के लिए यही गेहूं देते थे और हमें भी खाने के लिए यही गेहूं मिलता था। दोस्तों हमारे देश में क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो ये निर्भर होता है सीजन पे। तीन तरीके के सीजन आपको देखने को मिलेंगे, राबी सीजन, खरीफ सीजन और जायद सीजन। देखो राबी सीजन जो होता है वो अक्टूबर दिसंबर में इसकी बुआई होती है, यानी कि विंटर में इसकी बुआई होती है, और ये हार्वेस्ट किया जाता है समर में, यानी कि कटाई जो होती है वो समर में होती है। मेजर क्रॉप्स की बात करें तो व्हीट, बार्ली, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है व्हीट, उसके बाद मस्टर्ड। इन दोनों से ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं, पता होना चाहिए जो ये राबी सीजन का क्रॉप है। खरीफ सीजन की बात करें तो ये सीधा का सीधा मॉनसून से रिलेटेड है, इसकी बुआई मॉनसून में होती है, यानी कि खरीफ सीजन के क्रॉप्स को उगाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इसका हार्वेस्ट जो होता है वो होता है सितंबर और अक्टूबर में। मेजर क्रॉप्स की बात करें तो पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है पैडी, उसके अलावा कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इन सभी से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और जायद सीजन की बात करें तो ये शॉर्ट समर सीजन होता है, इन दोनों के बीच का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें पानी वाले फल उगाए जाते हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर्स एंड क्रॉप्स, ठीक है। तो ये आपके तीन सीजन हो गए, और इसके जो भी आपको क्रॉप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगला सवाल समझो, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज डैश इन द वेस्टर्न घाट्स। एसएससी का ये सवाल है। दोस्तों शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर से सवाल आएंगे ही आएंगे, इसे आपको अच्छे से कवर करना ही करना है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जा रहा है, द राइट आंसर इज कुमारी। दहिया, वॉल्ट्रे, कॉमन क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये है एक टेबल, टेबल में आपको ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर दिया हुआ है और उसका रीजन दिया हुआ है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में दोनों तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, एक तो इंटरनेशनल वाले जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैं, और इसके अलावा जो हमारे देश में प्रैक्टिस किए जाते हैं उससे भी सवाल आते हैं। तो ये जो देश वाले हैं ये तो आपको रटे ही होने चाहिए 100%, ठीक है। इससे आपको एग्जामिनेशन में बूस्ट मिलेगा, ठीक है। और जो इंटरनेशनल है उसमें इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो मैक्सिको मिल्पा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। इंडोनेशिया का लदांग, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। इसके अलावा ब्राजील का रोका, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला की बात करें तो कोनुको, और वियतनाम की बात करें तो रे, ठीक है। तो इतने मिनिमम आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं हमारे देश के ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के। देखो मध्य प्रदेश में होता है बेवार और दहिया, आंध्र प्रदेश में होता है पोडू और पेंडा, उड़ीसा में होता है पमादाबी,
कोमन और ब्रिंगा। दोस्तों ब्रिंगा और कोमन आपको 100% पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, मैं कराता हूँ याद आपको। वेस्टर्न घाट की बात करें तो कुमारी, अभी हम लोगों ने एसएससी का सवाल देखा। इसके अलावा साउथ ईस्टर्न राजस्थान में वॉलरे या फिर वॉल्ट्रे। उसके अलावा हिमालयन बेल्ट में खील, झारखंड में कुरुबा और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में झूमिंग। सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछा जाता है, झूम कल्टीवेशन से। और ये लो हैंगिंग फ्रूट है, ये मिस नहीं होना चाहिए। और ये जो बाकी के जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, बाकी के जो नाम दिख रहे हैं, वो आपको एग्जामिनेशन में बूस्ट देंगे। अब आप इनको जितनी जल्दी याद करोगे उतनी जल्दी आप भूलोगे भी, ये मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन कुछ है मेरे पास आपके लिए। देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू। ये क्या कर रहे हैं, तो ये गए थे तिरुपति और इनको मिला प्रसाद। प्रसाद में क्या मिला, तो पेड़ा। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। ये हैं शिवराज सिंह चौहान, ये आपको मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे, ठीक है। और ये खिला रहे हैं दही। किसको खिला रहे हैं, तो ये जस्टिन बीबर को खिला रहे हैं दही, ठीक है। अब ये एक फार्मर है, ये कर रहा है हिमालय में कील की खेती, और इसके कारण इसके पैर कैसे हो गए हैं वो देखो आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, लेकिन आपको याद करा देगा ये चीज, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, जो हिमालय में कोई किसान जो है वो कील की खेती कर रहा है। यहाँ पे उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं, ठीक है। ये पहले सीएम हुआ करते थे, और ये ब्रिंजल खा रहे हैं, और इनको पूरा का पूरा ब्रिंजल खाना पसंद है, ठीक है। और इसके अलावा कोमन एक तरीके की सब्जी होती है, वो भी ये खाना पसंद करते हैं, ठीक है। वसुंधरा राजे, ये भी आपको राजस्थान की पहले सीएम हुआ करती थी, ठीक है। अभी कोई और है, अभी भजन लाल शर्मा जी हैं, ठीक है। तो अब ये एक तरीके का वॉलेट दिखा रही हैं, जिस तरीके से ट्रेडिशनल कल्चर को प्रमोट किया जा सके, राजस्थान के ट्रेडिशनल कल्चर को प्रमोट किया जा सकते हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, जो ऊंट बना हुआ है वॉलेट पे, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो अब रिटायरमेंट लेके झारखंड में खेती कर रहे हैं, और इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने कड़कनाथ मुर्गा पाला है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा न्यूज बना था। और ये मुर्गा जो है, ये रांची जाके कुछ अजीब तरीके से कुकड़ुकू बोलता है। कुकड़ुकू की जगह ये कुरु कुरुआ कुरुआ बोलता है, ठीक है। ऐसे याद रख लेना। अब ये है मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इनका नाम है किरण रिजिजू। और ये डांस कर रहे हैं, बाकी लोग देख रहे हैं, और ये झूम झूम के डांस कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, तो ये है आपका वेस्टर्न घाट, जो कि गुजरात से लेके केरल तक फैला हुआ है, ठीक है। और ये आपको किसी महिला के सिंदूर की तरह दिखता है, अगर आप गौर से देखो तो, ठीक है। तो कोई कुमारी महिला जो है, उसका अगर शादी हो जाता है, तो इस तरीके की वो सिंदूर लगाती है। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा चंद्रबाबू नायडू जो पेड़ा खा रहे हैं, इसके अलावा हमने देखा शिवराज सिंह चौहान जस्टिन बीबर को दही चटा रहे हैं, और इसके अलावा हिमालय में कील की खेती हो रही है। किरण रिजिजू झूम झूम के नॉर्थ ईस्ट रीजन में डांस कर रहे हैं। आपको नवीन पटनायक जो हैं वो ब्रिंजल खा रहे हैं और कोमन की सब्जी खा रहे हैं। और इसके अलावा वसुंधरा राजे जो हैं ये वॉलेट को प्रमोट कर रही हैं, ट्रेडिशनल वॉलेट को प्रमोट कर रही हैं, राजस्थान से हैं ये। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड में कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग कर रहे हैं, और ये मुर्गा कुड़कुड़ू कुकड़ुकू की जगह कुरवा कुरवा करता है, ऐसे कुछ भी याद कर लेना। इसके अलावा वेस्टर्न घाट जो है वो इस एक तरीके से किसी कुमारी महिला की जब शादी होती है, तो उस तरीके का सिंदूर जो होता है, उस तरीके का शेप रिजेंबल करता है, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है। अब चलते हैं इसी टेबल पे बैक अगेन, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो आपको जस्टिन बीबर को दही चटा रहे हैं, यानी कि बेवार और दहिया याद हो जाना चाहिए आपको। आंध्र प्रदेश पेड़ा से पोडू पेंडा याद कर लेना है आपको, जो तिरुपति से चंद्रबाबू नायडू को प्रसाद के रूप में मिला था। उड़ीसा की बात करें तो कोमन की सब्जी, अब कोमन क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। और ब्रिंजल की सब्जी, ठीक है। वो पूरा का पूरा ब्रिंजल खाना पसंद करते थे नवीन पटनायक, इससे आप याद रख सकते हैं। वेस्टर्न घाट में हमने देखा किस तरीके से कुमारी महिला की अगर शादी होती है तो वो वेस्टर्न घाट के शेप का सिंदूर लगाती है। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में हम लोगों ने वॉल्ट्रे देखा, जो वसुंधरा राजे ट्रेडिशनल वॉलेट को प्रमोट करती हैं। हिमालयन बेल्ट की बात करें तो वहाँ पे किसान जो है वो कील की खेती करता है, ठीक है। इसके अलावा झारखंड में कड़कनाथ मुर्गा जो है वो कुरुआ कुरुआ करता है। इस तरीके से हमने देखा जब महेंद्र सिंह धोनी आपको फार्मिंग करते हैं कड़कनाथ मुर्गे की। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो झूम, जो किरण रिजिजू जो झूम रहे हैं, ठीक है, तो इससे आप झूम कल्टीवेशन याद रख लेना। आई कैन पर्सनली गारंटी यू दैट अब आप जिंदगी में इसे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं। फॉर खरीफ क्रॉप्स the temperature required for farming is above 25 degrees Celsius with high humidity and annual rain above 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि खरीफ क्रॉप में
आपको टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री से ज़्यादा और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल भी होना चाहिए, तब जाके खरीफ क्रॉप जैसे पैडी जो होता है वो अच्छे से उग पाएगा। अब ऐसे सवाल का आंसर कहाँ मिलेगा आगे देखेंगे। एक और सवाल देखो आप, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों हमारे इंडिया में मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम और उड़ीसा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, ये इन सभी सवालों का आंसर आपको आगे मिल जाएगा। अब ये सवाल देखो, ऑस, अमन और बोरो, ये एसएससी का सवाल है, ये सारे के सारे सवाल एसएससी के हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल के पूछा हुआ सवाल है ये। इन इंडिया द ऑस, अमन एंड बोरो टर्म्स आर एसोसिएटेड विद विच क्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो पैडी से रिलेटेड है। ठीक है, अब ऐसे सवालों का आंसर आपको मिलेगा इस टेबल से। दोस्तों ये टेबल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे इसी टेबल से। ठीक है, देखो राइस की बात करें तो ये खरीफ क्रॉप है ना, और इसको चाहिए हाई टेम्परेचर, कितना? तो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और एनुअल रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। यही सवाल एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, और अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं राइस के बारे में। तो देखो ये प्लेन इलाके हैं, वहां पे उगाया जाता है, डेल्टाइक रीजन में उगाया जाता है, और जहाँ पे इरिगेशन संभव है वहां पे ये उगाया जाता है। आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आपको 3 सीजन मिलते हैं आपको राइस उगाने के, जिसको हम लोग लोकली ऑस, अमन और बोरो कहते हैं। अब ये सवाल एनटीपीसी में भी पूछ चुका है। ठीक है, और एसएससी में भी पूछ चुका है। ठीक है, बात कर लेते हैं वीट की। ये राबी सीजन का क्रॉप है ना, और इसमें चाहिए 50 टू 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। ठीक है, और कूल सीजन चाहिए और सनशाइन चाहिए इसको। मेजर एरियाज की बात करें तो गंगा सतलज प्लेन्स, जो पंजाब हरियाणा का एरियाज है वहां पे ज्यादा होता है ये। उसके अलावा ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन में भी इसकी खेती होती है। मेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो खरीफ, लेकिन कुछ आपको स्टेट्स में राबी में भी मेज उगाया जाता है। टेम्परेचर इसको कितना चाहिए होता है? तो 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये एक तरीके का ट्रांजिशन है, यही कारण है जो कहीं पे ये राबी है और कहीं पे ये खरीफ है। मेनली ये खरीफ क्रॉप है। ठीक है, और जहाँ पे ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है वहां पे ये उगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, यहाँ पे ये देखने को मिलता है। और इसका इस्तेमाल फूड में तो होता ही है, उसके अलावा एनिमल फॉडर में भी होता है। पल्सेस की बात करें तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका है मध्य प्रदेश, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका सीजन जो है ये वैरी करता है। ठीक है, तो जब ये जो भी चीजें वैरी करती हैं, जो भी चीजें डिस्टिंक्ट नहीं होती हैं, तो उस पर सवाल आने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ये जो पल्स होते हैं ये लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होते हैं, यानी कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में और सॉइल की फर्टिलिटी में मदद करते हैं, और ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो है अरहर। ठीक है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछ देगा जिसमें से कौन सा दाल जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, ये सवालों से ही इंफॉर्मेशन लिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन के रूप में दे दिया है। शुगर केन की बात करें तो शुगर केन जो है ये खरीफ क्रॉप है। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर चाहिए, और एनुअल रेनफॉल जो है वो 75 टू 100 सेंटीमीटर का इसको चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये किया जाता है। दोस्तों शुगर केन से लोग ज्यादा कंफ्यूज ये होते हैं जो ये खरीफ है या राबी, तो इसको आपको खरीफ में रखना है। ग्राउंड नट की बात कर लेते हैं तो ये भी खरीफ है, ये मेजर ऑयल सीड क्रॉप है। ठीक है, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, गुजरात सबसे ज्यादा, राजस्थान, तमिलनाडु वहां पे ये उगाया जाता है। लिनसीड की बात कर लेते हैं, जिसे हम लोग अलसी लोकल भाषा में कहते हैं, फ्लैक्स सीड आपने सुना होगा। ठीक है, और ये राबी क्रॉप है। कूलर क्लाइमेट चाहिए होता है, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होता है, राजस्थान मध्य प्रदेश में इसको उगाते हैं। मस्टर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मस्टर्ड राबी क्रॉप है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में इसको उगाते हैं। अब बात कर लेते हैं सिसमम। ठीक है, सिसमी सीड्स आपने सुना होगा, जिसे तिल कहते हैं। ठीक है, अब ये खरीफ होता है, राबी दोनों होता है। ठीक है, नॉर्थ में, ठीक है, ये खरीफ में आता है, और साउथ इंडिया में ये राबी में आता है। ठीक है, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इसको उगाते हैं। कैस्टर सीड पे सवाल ये पूछा गया था, जो ये कौन सा ऐसा क्रॉप है जो कि खरीफ में भी उगाया जाता है और रबी में भी उगाया जाता है? द आंसर इज कैस्टर सीड, और ये वार्म क्लाइमेट इसको चाहिए होता है, और गुजरात, राजस्थान में इसको ज्यादातर उगाया जाता है। अब टीज प्लांटेशन जो होता है, ये राबी है या खरीफ है? तो ये पेरिनियल है, ये हमेशा से उगाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें इसे कैश क्रॉप की तरह उगाना होता है।
ठीक है। अब इसमें क्या क्लाइमेट चाहिए होता है वो समझो। देखो, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता था, यही कारण है जो ब्रिटिशर्स टी को हमारे यहाँ इंडिया में लेके आए। ठीक है। और इसके अलावा डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, फ्रीक्वेंट शावर्स चाहिए, यानी कि पानी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो पानी अटकना नहीं चाहिए, वो पानी नीचे स्लोप के सहायता से नीचे बह जाना चाहिए। उसके लिए टी की खेती आपको आसाम में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में और केरला यहाँ भी होती है। तो बेसिकली नीलगिरी रीजन जो है आपको साउथ इंडिया का, वहाँ पे भी टी की खेती होती है। सवाल पूछा जाता है तो पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी भी प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है, यानी कि आपको ये पेरिनियल हमेशा से उगाया जाता है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है, रिक्वायर्स रिच वेल ड्रेन्ड सॉइल। अरेबिका कॉफी जो है यमन का है ये, ठीक है, यमन से आया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और बाबा बुदान हिल्स में कॉफी को पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये सवाल एसएससी में पूछा जा चुका है। उसके अलावा नीलगिरी हिल्स, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में भी आपको कॉफी उगाया जाता है। अब रबर की बात कर लेते हैं। ये भी एक तरीके का कैश क्रॉप है, ठीक है। और अब इसकी रिक्वायरमेंट देखो देखो, रेनफॉल इसको चाहिए 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, टेम्परेचर इसको चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। कहाँ पे मीट होगा? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, गारो हिल्स, मेघालय में, ठीक है। और उसके बाद अब कॉटन की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहली बात आपको ये याद रखना है, जो ये एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो इंडिया में अलाउ किया गया है, ठीक है, मतलब कॉमर्शियल वे में इसको अलाउ किया गया है। बाकी के बाकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो साइंटिफिक पर्पस के लिए रखा गया है, लेकिन इसको कॉमर्शियली अलाउ किया गया है। अब कॉटन को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए ब्लैक सॉइल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेन और इरिगेशन चाहिए, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, क्योंकि कॉटन का सबसे बड़ा दुश्मन है फ्रॉस्ट, ठीक है। तो जो भी इलाका ऐसा होगा जहाँ पे 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री रहेगा, वहाँ पे आप कॉटन उगा सकते हो। इसके अलावा ब्लैक सॉइल तो चाहिए ही चाहिए। एरिया देखो कहाँ कहाँ है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। खरीफ क्रॉप है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, ये 2017 का डेटा है। इसके अलावा अभी भी चाइना ही नंबर 1 है, हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। ये मैं इसको एडिट भी कर दूंगा। जूट की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग उगाते हैं इसको, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन फ्लड प्लेन्स, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और मेघालय, यहाँ पे आपको जूट उगाया जाता है। अभी हम लोगों ने एसएससी का सवाल देखा, ठीक है, देखा था। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो गनी बैग्स बनाने में, मैट्स, रोप्स बनाने में आता है। नेचुरल सिल्क की बात कर लेते हैं, तो आपको इस कीट को दिमाग में रखना है, वो है बॉम्बिक्स मोरी। जो सिल्क वर्म होते हैं ना, उसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स मोरी, सवाल पूछा जाता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये इसी के ककून से बनाया जाता है, जिसको ये जो सिल्क फार्मिंग होती है उसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। और ये जो ककून्स कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो मलबरी ट्रीज पे, शहतूत का जो पेड़ होता है उस पे ये सिल्क वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और इसको, इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स क्या है, तो टेम्परेचर और क्लाइमेट का कंट्रोल होना चाहिए। दोस्तों, अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो है बेसिकली टाइमलाइन। किस चीज़ का टाइमलाइन, तो इंडिया के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का टाइमलाइन। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, इन सभी पे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी सवाल बन चुके हैं और आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपको यहाँ पे गौर करना होगा। 1960s की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आया था आईएडीपी। आईएडीपी का मतलब हुआ इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इसलिए क्योंकि कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना था। 1963 की बात करते हैं, इस समय में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। वो इसलिए ताकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। 1965 की बात करते हैं, ये वन ऑफ द मेजर माइलस्टोन्स है। इस समय में ग्रीन रेवोल्यूशन को इनिशिएट किया गया था। इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? उस समय में हमारे पीएम कौन हुआ करते थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे पीएम हुआ करते थे। इसके अलावा ये कौन से 5 ईयर प्लान में आया था, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था। आपको टाइमलाइन के साथ मैच करते हुए चलना है, ठीक है। यही कारण है मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइमलाइन से दे रखी है, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो बेसिकली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हुआ था इनिशिएट। एज अ प्राइमरीली ये वहीं से इनिशिएट हुआ था। कारण क्या था, तो वो थोड़ा सा ड्राइड एरिया था
और कंट्रोल्ड इरिगेशन इसका पहला रिक्वायरमेंट था, जो हमें इरिगेशन को कंट्रोल करके चलना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एरियाज जो हैं वो सुटेबल हैं। इसको हम लोग और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हुई थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, और एडवांस्ड इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ था। तो हमें वैसे एरियाज चाहिए थे जो इन सभी चीज़ों को फिलफिल करने के लिए सक्षम हो। तो फिर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा इन सभी का चुनाव किया। ठीक है, उसके बाद 1966 की बात होती है, यहाँ पे मैक्सिकन व्हीट वैरायटी आता है। ठीक है, और नॉर्मन बोरलॉग, इनके ऊपर में आपके एसएससी में सवाल जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, और इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन हुए? तो फिर इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हुए एमएस स्वामीनाथन। और फादर ऑफ पॉलिटिकल ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? तो उस समय में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम, उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, और जब नॉर्मन बोरलॉग ने आपको मैक्सिकन व्हीट वैरायटी बनाई, तो उस समय उससे आपको सब्सटैंशियल इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग फूड के मामले में सफिशिएंट होते चले गए। ठीक है, 1967 की बात करते हैं, तो इस समय में पहली बार IR8 राइस का पहला हार्वेस्ट हुआ, और इसे मिरेकल राइस कहा जाता था। कारण क्या था? तो इसका एक्सेप्शनल यील्ड था। ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है और बहुत बार आता है। उसके बाद 1968 की बात करते हैं, इंदिरा गांधी ने व्हीट रेवोल्यूशन पे जोर दिया, और व्हीट रेवोल्यूशन का स्टाम्प 1968 में रिलीज हुआ। आपको बता दें, जो इंदिरा गांधी ने एग्रीकल्चर को टैक्स फ्री भी इसी समय में किया था। ठीक है, उसके बाद आपको 1970 की बात कर लेते हैं, ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ, और इसके आर्किटेक्ट हुए वर्गीज कुरियन। आपने अमूल का नाम तो जरूर ही सुना होगा, है ना? उसके बाद 1970s की बात कर लेते हैं, मिड 1960s से लेके मिड 1970s तक फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन था, जिसमें व्हीट और राइस को प्राइमरली फोकस करके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये सवाल आएंगे, जो फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन से क्रॉप को तवज्जो दी गई थी? तो व्हीट एंड राइस। ठीक है, और इससे फायदा क्या हुआ? तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ क्रॉप प्रोडक्टिविटी का, और एग्रीकल्चरल यील्ड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। 1973 1974 में सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आया। दोस्तों, ये सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं है। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आगे आएगा इसी टाइमलाइन में। ठीक है, तो पहला फेज आपने देखा, अब ये दूसरा फेज है। ठीक है, इसमें क्या है? तो कुछ एडिशनल स्टेट्स जोड़े गए और कुछ क्रॉप्स को भी बढ़ाया गया। फिर 1980s की बात कर लेते हैं। 1980s में आपको फिर से कंटिन्यूएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को और भी मोर रीजन्स में लाया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को भी बढ़ाया जाता है। दोस्तों, 1990s की बात कर लेते हैं, तो फिर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। तो फिर आप डायरेक्टली यहां से लिंक करके देख सकते हैं, ये सवाल आपको बहुतों बार पूछा जा चुका है। 1991 से लेके 2003 तक गोल्डन रिवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी में आता है। ठीक है, टाइमलाइन के साथ पूछते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब हमने एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन पढ़ा था, तो उसमें भी हम लोगों ने गोल्डन रिवोल्यूशन अच्छे से समझा था। 2000 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि NMSA लॉन्च किया जाता है, जिससे आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाने की बात की गई थी। 2010 में एवरग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लेके आए MS स्वामीनाथन। ये RRB में पूछा हुआ सवाल है, जो MS स्वामीनाथन ने किस चीज का कॉन्सेप्ट दिया था? ग्रीन रेवोल्यूशन का, एवरग्रीन रेवोल्यूशन का, व्हाइट रेवोल्यूशन का, गोल्डन रेवोल्यूशन का? एवरग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट MS स्वामीनाथन ने किया था, जिसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने की बात की गई थी। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ही ज्यादा लैंड का अब्यूज होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की में थोड़ा सा सुधार किया गया। उसके अलावा एवरग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट MS स्वामीनाथन लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद अब 2011 के पॉपुलेशन का डेटा समझते हैं, सेंसस का डेटा। सेंसस डेटा के हिसाब से 54.6% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एक्टिविटीज पूछा जाता है ये सवाल, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। एग्रीकल्चरल सेंसस जो है वो हर 5 साल पे इंडिया में किया जाता है। ठीक है, देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s से लेकर 1970s का दौर था, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स का इस्तेमाल किया गया था, टारगेटेड इरिगेशन यूज किया गया था। ठीक है, और व्हीट और राइस ग्रोइंग रीजन्स में ये सारा का सारा काम हुआ था। सिग्निफिकेंट रीजन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पंजाब, वेस्टर्न यूपी,
कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ पॉजिटिव आउटकम्स क्या हुए, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हुए, ठीक है। और नेगेटिव सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स की बात कर लें, जो एक्सपेंसिव इनपुट के कारण एक तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ गई, क्योंकि जो आपको छोटे और मझौले किसान थे वो इसमें अफोर्ड कर नहीं सकते थे, तो इसके कारण इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। उसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन और वाटर डिप्लेशन, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल ऐसे बनेंगे जो इसमें से कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का, इसमें से कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो ये सारे के सारे सवाल आपको इस स्लाइड से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। डेवलपमेंट देख लेते हैं क्रॉप के फील्ड में। देखो नॉर्मन बोरलॉग ने सेमी डॉर्फ व्हीट बनाया, कहाँ पे बनाया, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मेक्सिको। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिलता है इस चीज के लिए। और नोबेल प्राइज किस कैटेगरी में मिलता है, तो पीस कैटेगरी में मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कब मिलता है, तो 1917 में, ठीक है। देखो वर्ल्ड में जिस तरीके से हंगर चल रही थी, जिस तरीके से फूड क्राइसिस था, उस तरीके से इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन ला के एक तरीके से पीस को स्टैब्लिश किया, और इसलिए इनको पीस कैटेगरी में नोबेल प्राइज भी मिलता है, ठीक है। अब इंडिया की बात कर लेते हैं। सेमी डॉर्फ व्हीट का इंट्रोडक्शन होता है इंडिया में 1963 में, ठीक है। नाम क्या है, सोनालिका और कल्याण सोना। सोनालिका ट्रैक्टर भी है, उस पे आपको दिखेगा एक तरीके से व्हीट के जो होते हैं ना, पेड़ का जो उसको क्या कहते हैं, जिसमें वीट लगा हुआ होता है वो, ठीक है, वो सोनालिका ट्रैक्टर पे इस तरीके से फोटो बना हुआ रहता है ना। तो सोनालिका और कल्याण सोना ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, ये हाई यील्डिंग वैरायटी था व्हीट का, सेमी डॉर्फ कैटेगरी में, ठीक है। और इसके अलावा सेमी डॉर्फ राइस की बात करें तो IR8, ठीक है, ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में डेवलप किया गया था, ठीक है। और ताइचुंग नेटिव, ये ताइवान से आया था। ये सारे के सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, सीधे पूछते हैं सवाल इससे। उसके बाद इंप्रूव्ड राइस वैरायटीज की बात करें तो धीरे धीरे इन्हीं सब चीजों का इंप्रूवमेंट होता गया, और जया और रत्ना इंडिया में सेमी डॉर्फ राइस वैरायटीज आई। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल आएगा, जो जया और रत्ना जो है ये क्या है, ये सेमी डॉर्फ राइस वैरायटी है, व्हीट राइस वैरायटी है, मेज वैरायटी है, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। चलिए अब कुछ SSC के सवालों को देख लेते हैं। RRB के सवाल को मैं अलग से ही एक सेशन लेके कवर करूंगा। Which of the following countries is related to high yielding variety seeds that are used as a part of green revolution policies in India? दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा, मेक्सिको। Which of the following has not been positive impact of the green revolution in India? दोस्तों इसमें से आपको ये बताना है जिसमें से पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का कौन सा नहीं है। बेनिफिट टू द फार्मर्स, ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ था। रिड्यूस्ड इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, बिल्कुल सही बात है, हम लोग फूड सफिशिएंट हुए थे। नॉन फूड ग्रेन्स एक्सक्लूडेड, तो राइट आंसर विल बी डी, है ना, नॉन फूड ग्रेन्स एक्सक्लूडेड, क्योंकि नॉट पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज ऑफ राइस इज नोन एज मिरेकल राइस, यानी कि IR8, अभी हम लोगों ने पढ़ा, एंड फॉर इंडिया एंड वाज फर्स्ट हार्वेस्टेड इन 1967 विद एक्सेप्शनल यील्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सवाल सीधा पूछते हैं ये सारे के सारे सवाल आपके SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। Which of the following statements is incorrect with regard to the green revolution? आपको green revolution की कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, उसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। It was introduced in the areas that were rain-fed, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि क्योंकि ये एरिड रीजन में आया था, है ना, क्योंकि हमें कंट्रोल्ड इरिगेशन चाहिए था, तो ये इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो गई। वैसे बाकी के भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इट वाज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, इट वाज गवर्नमेंट असिस्टेड। इट वॉज टारगेटेड मेनली एट द व्हीट एंड राइस ग्रोइंग एरियाज, बिल्कुल सही बात है। इट वॉज फंडेड बाय द इंटरनेशनल एजेंसीज, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया? जैसा कि हम लोगों ने देखा, BT कॉटन जो है ये ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जो कि कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इंडिया में अप्रूव किया गया है। The cultivation of dash was introduced on the Baba Budan Hills in India. बात यहाँ पे कॉफी की हो रही है, ठीक है। There are regions where farmers specialize in vegetables only. This type of farming is known as truck farming. ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो वेजिटेबल्स की जो फार्मिंग होती है ना, उसको ट्रक फार्मिंग बुलाते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने एग्रीकल्चर इन इंडिया को अच्छे से कवर कर लिया। अगला लेक्चर जो होगा वो होगा रिसोर्सेज इन इंडिया। उसके बाद मैं आपको RRB के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कवर करूंगा। थैंक यू।